नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री पर मेरे भाई। तो इसी सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं सत्याग्रह पर। तो मेरे भाई आज हम बात करेंगे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ये सत्याग्रह क्या होता है, कितने प्रकार के सत्याग्रह हमारे भारत में हुए हैं, वो सत्याग्रह के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, और उस सत्याग्रह को चलाने वाले जो मुख्य हमारे रहे हैं वो कौन कौन हैं, इस पे हमारी आज चर्चा होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग समय को गवाए बगैर हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। व्हाट इज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब उसके बाद सत्याग्रह क्यों चलाया गया इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने सत्याग्रह पर। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि जो सत्याग्रह चलाया गया है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया है। गांधी जी के द्वारा ये सभी के सभी सत्याग्रह चलाए गए हैं। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, हमें इसको भी समझना पड़ेगा कि सत्याग्रह का क्या मतलब है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के मार्ग पर चलकर और शांतिपूर्वक, सत्य के मार्ग पर चलकर और शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के ये लड़ने का क्या था, एक साधन था। आप इसको समझ लीजिएगा कि सत्य के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी हथियार के लड़ने का मार्ग था। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था और यह एक तरह का क्या था, जन आंदोलन करने का रास्ता था। सत्याग्रह क्या है मेरे भाई, सत्याग्रह सत्य के मार्ग पर चलकर और शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियार के लड़ने का एक रास्ता था। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन था। सत्याग्रह एक जन आंदोलन था और सत्य के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्वक बिना हथियार के, ठीक है ना, लड़ने का एक रास्ता था, एक मार्ग था। ये है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह चलाया किसने था, गांधी जी ने। ठीक है मेरे भाई, गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो सत्याग्रह आंदोलन हुए हैं मेरे भाई, भारत के अंदर 3 सत्याग्रह आंदोलन किया गया है गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के द्वारा पहला जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ है 1917 में हुआ है, जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन एक प्रकार का सत्याग्रह आंदोलन था, तो इसको हम लोग सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ऐसे ही दूसरा हुआ था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन हुआ था 1918 में, वो भी आपका सत्याग्रह आंदोलन है। और तीसरा मिल मजदूर अहमदाबाद आंदोलन के बाद तीसरा हुआ था खेड़ा आंदोलन। मेरे भाई खेड़ा भी 1918 में हुआ था, खेड़ा स्थान पर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सत्याग्रह क्या है और ये कितने तरीके से सत्याग्रह हमारे इंडिया में चलाया गया है। ये सत्याग्रह प्रारंभिक तौर पर ये 3 सत्याग्रह चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा। तो हम इन्हीं तीनों को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। आज जो हमारी बातें होने वाली है वो चंपारण आंदोलन पर होने वाली है। इसका कारण क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये जानना है, और इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ ये भी देखना है। और इसको चलाया किसने था, आपको मैंने बता ही दिया कि जो सत्याग्रह चलाया गया है वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ये तीनों के तीनों प्रारंभिक आंदोलन जो हुए थे गांधी जी के द्वारा, वो सत्याग्रह के नाम से ही जाने जाते हैं। तो हमारी बात सीधे होने वाली है चंपारण आंदोलन। ये चंपारण आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, हमें इन सभी को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने चंपारण आंदोलन पर मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं हमारी बातें हो रही है चंपारण सत्याग्रह पर। ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ मेरे भाई वो बेतिया मोतिहारी में हुआ था। ये जो स्थान है चंपारण, ये कहाँ है, मोतिहारी में मेरे भाई। ठीक, आइए चलते हम लोग इसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। तो मेरे भाई हम लोग बात करते हैं इसके कारण की कि क्या कारण रहा है इस चंपारण आंदोलन का। तो पहला चीज तो समझ लीजिएगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक ना, गोरे बागान मालिक कौन होते हैं, जो अंग्रेज थे मेरे भाई, वो लोग बागान लगाए थे, उसके जो मालिक थे उनको कहा गया गोरे बागान मालिकों ने। ठीक है ना, गोरे बागान मालिकों ने किसानों को, ठीक ना, किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। यानी कि किसानों से उन्होंने एक प्रकार का एग्रीमेंट करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती, मिल नहीं मेरे भाई यहाँ पर नील रहेगा, नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था।
यानी कि जो गोरे बागान मालिक थे, इन्होंने किसानों से एक एग्रीमेंट करा लिया था और उस एग्रीमेंट के अनुसार किसानों को अपने पूरे जमीन का, अपने पूरे भूमि के 3/20 हिस्से पर नील का खेती करना अनिवार्य हो गया था मेरे भाई। ठीक है ना, जिससे हम लोग 3 कठिया पद्धति कहा गया था। इसी को क्या कहा गया था? 3 कठिया पद्धति। अब जिससे क्या थे, किसान छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि इस नील के खेती से क्या होता था कि पूरा का पूरा हमारा जो भूमि है वो बंजर हो जाता था, उस पर कोई भी बाद में दूसरा फसल उगाया नहीं जा सकता था। इसलिए किसान बहुत परेशान थे और इससे वो छुटकारा भी पाना चाहते थे कि कहीं इससे हमें छुटकारा मिल जाए और हम ये नील की खेती बंद करें। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये जो राजकुमार शुक्ल है वो चंपारण के एक आंदोलनकारी थे मेरे भाई। ये इन्होंने क्या किया, यानी कि राजकुमार जो शुक्ल है, इन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। ठीक है ना, इन्होंने, किसने? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया ताकि वो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने विचार को व्यक्त कर पाए और वो हमारा इस आंदोलन में सहयोग दे पाए। तो जब गांधी जी चंपारण आते हैं तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि गांधी जी अन्य नेताओं के साथ, अब गांधी जी तो आ ही रहे थे, उनके साथ कुछ प्रमुख नेता भी आए थे, जिसमें आपका राजेंद्र प्रसाद भी आए थे, ब्रिज किशोर और मजहर उल्लक, महादेव देसाई, JB कृपलानी, ये इत्यादि सभी नेता गांधी जी के साथ इसकी जांच करने के लिए चंपारण पहुंच जाते हैं। ये जो नील की खेती हो रही 3 कठिया पद्धति था, ये बात सत्य है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए गांधी जी अपने अन्य नेताओं के साथ चंपारण पहुंचते हैं। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ की जो सरकार होती है, अंग्रेजी अधिकारी होते हैं, इनका विरोध करते हैं। ठीक है ना, चंपारण पहुंचते ही अंग्रेजी अधिकारियों ने, ठीक है ना, उन्हें तुरंत क्या किया, चंपारण से वापस चले जाने का आदेश दे दिया। गांधी जी को बोले कि आप चंपारण से वापस चले जाइए, आप चंपारण में मत आइए, नहीं तो क्या होगा। उसके लिए उन्होंने गांधी जी को धमकी भी दिया। उन्होंने कहा कि किंतु गांधी जी ने इन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला कर दिया। यानी कि अंग्रेजों ने गांधी जी को वापस जाने का आदेश दिया, धमकी भी दिया कि चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इनके आदेशों को नहीं माना और वो चंपारण आने का फैसला करते हैं पूरी तरीके से, और किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, उनके इस प्रकार से निर्भीक होकर डटे रहने के उपरांत गांधी जी ने, ठीक है ना, गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख अंग्रेज सरकार विवश हो गई। ठीक है, इनको इस प्रकार से निर्भीक देखकर ये जो अंग्रेज सरकार थी, यानी कि वहाँ के जो अधिकारी थे, वो विवश हो गए इनकी बातों को मानने के लिए, और इनकी बातों को माना गया और गांधी जी को चंपारण जाने का आदेश भी दे दिया गया। वही यहाँ कहा गया कि जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आदेश को वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दे दिया। यानी कि गांधी जी को ये आदेश मिल गया कि आप आइए, आप चंपारण गांव में घूमिए, जो भी देखना है, जो भी जायजा लेना है उसको आप ले लीजिए। ठीक है ना, ये आदेश गांधी जी को मिल जाता है। इसी बीच, ठीक ना, इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया। यानी कि ये जो चल रहा था 3 कठिया पद्धति, इसकी जांच करने के लिए यहाँ की जो सरकार थे, उस सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन कर देती है और उस जांच कमेटी के गठन में गांधी जी को भी सदस्य रूप बना लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस आयोग का गठन किया जाता है और गांधी जी को इस आयोग का सदस्य भी बनाया जाता है। अब गांधी जी इस आयोग को यह समझाने में सफल रहे हैं कि ये जो 3 कठिया पद्धति है इसको समाप्त होना चाहिए। गांधी जी ने उस आयोग को यह बताने में सफल हो गए कि 3 कठिया पद्धति कितनी बुरी है, जिससे क्या होगा कि इस नील की खेती से हमारे किसान भाइयों की जो ज़मीन है उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी और वो पूरी तरीके से बंजर हो जाएंगे। भविष्य में उस पर कोई फसल उगाई नहीं जा सकती, जिससे कि आगे चलकर कहीं ना कहीं खाद्यान्न सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें गांधी जी ने उस आयोग को समझाने का प्रयास किया, जिससे आयोग की ये बातें समझ में आ गई और आयोग ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने का भी निर्णय ले लिया।
ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 कटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए तथा किसानों से अवैध रूप से वसूला गया पैसा उन्हें हर्जाना के रूप में वापस दिया जाना चाहिए। ये दोनों बातें आयोग को समझाने में सफल रहे गांधी जी, जिसके परिणाम स्वरूप गोरे बागान मालिकों ने अवैध वसूली गई राशि का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो जाते हैं मेरे भाई। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चंपारण में आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई कि चंपारण आंदोलन चला क्यों था, उसके पीछे का कारण क्या था और उससे क्या फायदा हुआ किसानों को। यानी कि चंपारण आंदोलन से किसानों को फायदा यह हुआ कि 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दी जाती है और उनसे जो वसूला गया अवैध धनराशि है उसका 25% उनको वापस दे दिया जाता है और जिससे ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। आई होप आपको इस आंदोलन के बारे में जानकारी हो गया कि इस आंदोलन का मेन कारण क्या था, किसकी वजह से ये आंदोलन चला था और ये आंदोलन कब जाकर समाप्त हुआ। ठीक है मेरे भाई, और ये आंदोलन कब चला था मेरे भाई, ये आंदोलन चला था 1917 में गांधी जी के द्वारा ये चलाई गई पहली आंदोलन थी। इसको भी आपको ध्यान देना है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था। ठीक है मेरे भाई, आज के वीडियो में बस केवल इतना ही, बाकी थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।